का एसडीएम क्या किया था कि उसके घर में जा कर के 1 किलो आटा और पाव भर दाल रख दिया था और ये बार बार कह रहा था कि इनकी मृत्यु रोटी के अभाव में नहीं हुई है। भी भाजपा लग गई थी कि संजय चौहान को चुनाव नहीं जीतने देना है, क्योंकि हमारी विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में सीधे 36 का आंकड़ा है। तो जो भी सरकारी नौकरियां आती थी, सरकारी नौकरियों पर मैक्सिमम यादव कब्जा कर लेते थे। 27% के आरक्षण को भी टोटल वही खा लेते थे। तो तमाम सारे पिछड़ी ज़मीन बचाने की है, लड़ाई हमारी आरक्षण बचाने की है, लड़ाई हमारी संविधान बचाने की है। इसलिए अब लड़ाई हमारी बीजेपी से है। बीजेपी तो लगातार आरक्षण को ही ख़त्म करती जा रही है। तो इसलिए एक चीज़ आपसे बता दूं कि जो सोच हिटलर की थी कि मुर्गी के पंख को भी निचोड़ डालो, दाना सामने देते रहो, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा। तो ये 5 किलो राशन भी अब मोदी के खिलाफ क्रांति होने से रुकने वाला नहीं है। इस 5 किलो राशन के पीछे की साजिश भी देश की जनता समझ गई है और तेल और नमक पर अब मोदी के साथ चलने वाली नहीं है। 2024 नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या भारती न्यूज़ में। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग जीवन गाथा एपिसोड शूट करते हैं और फ़िलहाल हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आज हमारे साथ जनवाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय सिंह चौहान। मैं रहने वाला जनपद गाजीपुर का हूँ और अपनी पार्टी बना करके ही, जनवादी पार्टी बना करके ही हम अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किए। तो ये मुझे कहने में कोई भी चक नहीं होगी कि जितना भी मुझे राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान आज मैंने अर्जित किया है, इसकी पाठशाला भी मेरे लिए जनवादी पार्टी ही रही है। और इस समय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट विगत 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही हम अखिलेश यादव जी के पार्टनर हैं, एलआई पार्टनर हैं, गठबंधन में हैं और आगे भी 2024 के चुनाव के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि साथ रह करके चुनाव लड़ा जाए। 19 में आपकी पार्टी की शुरुआत हुई। अब हमारे दर्शक, आपके चाहने वाले जानना चाहेंगे कि 19 के पहले डॉक्टर संजय क्या थे? देखिए, हमारी पार्टी की शुरुआत तो 2006 में हमने पार्टी की घोषणा किया था जी। और अपने पार्टी का पहला चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके 2012 में लड़ा था जी। हमारी पहली पार्टी थी छोटी पार्टियों में जिसने अपना पहला चुनाव किसी नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा हो। और हमने अपने पार्टी के संगठन के दम पर हमने अपना पहला चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष मऊ का बनाया जनवादी पार्टी के नेतृत्व में। और जनवादी पार्टी की पहली सफलता एक तरह से एक डिस्ट्रिक्ट की सरकार बनाने के रूप में हुई है। और जैसे दुनिया में, देश में कई राजनीतिक विचारधाराएं हैं, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे ही जनवाद, डेमोनिज्म भी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है। हम जनवादी पार्टी की बुनियाद एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के किए। हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है, हमारा अपना रिलीजियस सोच है, हमारा अपना इकोनॉमिक सर्किल है, सिस्टम है, हमारा अपना सोशल व्यू है। हम जीवन के, आदमी के जीवन से संबंधित जुड़े हुए जितने भी शास्त्र और जितने भी विधाएं हैं, सबको जनवादी नज़रिए से देखते हैं और उसका अपना एक जनवादी नज़रिया है। हम समाजवाद और साम्यवाद के समानांतर एक नई राजनीतिक विचारधारा के साथ जनवादी पार्टी की हमने आधारशिला रखी और शुरुआत किया है। यूँ तो आप देखेंगे कि तमाम सारे छोटे छोटे जातीय दल बन रहे हैं। मैंने कभी जाति के आधार पर दल नहीं खड़ा किया, हमने विचारधारा के आधार पर दल की बुनियाद रखी। और यह सही है कि हम जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं,
इस विचारधारा से अभी देश दुनिया के लोग परिचित कम हैं, लेकिन जिस दिन जनवादी पार्टी देश के संसद में पहुंचेगी तो देश और दुनिया भी जनवादी पार्टी और जनवादी विचारधारा से परिचित हो जाएगी। उन सवालों पे हम तो ज़रूर रुख करेंगे क्योंकि बातें आपकी बड़ी अच्छी हैं। थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ हम लोग रुख करते हैं क्योंकि जैसा हम लोग आप जानते हैं कि जीवन गाथा, तो जीवन की तरफ रुख ही करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के क्या आपका रहा कि आपने एकेडमिक में क्या किया, फिर आपने क्या किया? देखिए, मैं राजनीति में आने में से पहले एक मेरे लाइफ में एक इवेंट हुआ। मैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी से एमएससी हूँ, पीएचडी हूँ, और रिसर्च के दौरान ही ये 2003 की घटना है लगभग। हम गए थे सोनभद्र, और सोनभद्र में जो दुद्धी इलाका है उधर एक आदिवासी इलाका है। तो उसी दौरान मुझे देखने को मिला कि एक आदिवासी महिला, उसका परिवार फ्रूट पॉइजनिंग की वजह से पति पत्नी और 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। वहाँ का एसडीएम क्या किया था कि उसके घर में जा कर के 1 किलो आटा और पाव भर दाल रख दिया था, और ये बार बार कह रहा था कि इनकी मृत्यु रोटी के अभाव में नहीं हुई है, बल्कि ये पति पत्नी बीमार थे, बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे थे, इसके चक्कर में ये लोग अपनी परेशानियों से आकर के खुद के लिए आत्महत्या कर दिए। गांव के लोग बता रहे थे, उनके पास पड़ोस के लोग बता रहे थे कि दोनों पति पत्नी की तबीयत खराब हो गई। वहाँ का जो आदिवासी मजदूर था वो कहीं न कहीं जाकर के पत्थर की खदानों में पत्थर तोड़ता था, और उससे जो मजदूरी मिलती थी उसकी दिनचर्या चलती थी। तो रोज़ खाता था, रोज़ कमाता था। बीमार होने की वजह से लंबे दौर तक वो लोग मजदूरी नहीं कर पाया। तो बच्चे क्या करते रहे कि वहाँ एक घास होती है जंगलों में, चकवड़ की पत्ती, तो बच्चे जाते थे, चकवड़ की पत्ती लाते थे, उसी को पीस करके रोटी बना करके खाते थे। अब उसी चकवड़ की पत्तियों में कोई जहरीली पत्ती आ गई और उसको खाए और पॉइजनिंग हुआ और सब के सब मर गए। तो उस घटना ने, मतलब मैं अपने लाइफ का पहला ऐसा इवेंट रहा कि मैं उस समय उस गांव के लोगों को लेकर के रोड जाम किया था कि ये एसडीएम गलत बोल रहा है, ये रोटी नहीं मिल पा रही थी, इसके चक्कर में बच्चे चकोड़ की पत्तियां खाने की वजह से ये पूरा परिवार मरा है, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई रोटी के अभाव में दम न तोड़ने पाए, यह उसका मौलिक अधिकार है, और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी शायद बसपा की सरकार थी, बसपा या सपा की सरकार रही होगी, मुझे सरकार ध्यान नहीं याद आ रहा है। तो मुझे इस बात का लगा कि इन सारे जंगलों में, इधर मिर्ज़ापुर और ये सोनभद्र वाला जंगल पूरा आदिवासी बाहुल्य है, और यहाँ नक्सली मूवमेंट भी है, यहाँ वामपंथी मूवमेंट भी है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि अब साम्यवाद और साम्यवादी जो क्रांति है, इसको एक नए आवेग और नए आयाम के साथ इसको इस देश में पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। तो एक नए संगठन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने, मेरे दिमाग में आया कि अब एक फिर जनवादी क्रांति इस देश में होनी चाहिए, और इस जनवादी क्रांति की बुनियाद अब इसको हम ही लोग रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कहीं न कहीं इलाहाबाद का लड़का वैसे ही नेता होता है तो राजनीतिक परिदृश्य पर और राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार वहाँ के युवाओं की दृष्टि रहती है। तो हमें लगा कि अब हमें एक दल बनाना चाहिए और साम्यवादी क्रांति को एक नया आयाम इस उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में देनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि वामपंथी और साम्यवादी जो क्रांति है वो कमज़ोर इसलिए हो गई कि उसके सैनिक तो सारे सर्वहारा वर्ग के लोग रहे, और सेनापति वही बन गए जिनके खिलाफ साम्यवाद की लड़ाई थी, जिनके खिलाफ मार्क्स की लड़ाई थी। तो अब ये मार्क्स के दर्शन को एक नया स्वरूप देने के लिए यह ज़रूरी है कि इसके सैनिक भी सर्वहारा हों
और इसका सेनापति भी सरबराह हो तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और फासीवाद और पूंजीवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई पुनः खड़ी होगी। उस लड़ाई के नेतृत्व के लिए हम लोगों ने जनवादी पार्टी की बुनियाद रखी। और आज मुझे कहने में ये फ़ख्र है कि मैं भले अभी किसी देश के संवैधानिक संस्था का सदस्य नहीं बना, और अगर मैं चुनाव भी लड़ा 2019 में तो मुझे 4,95,000 वोट लोकसभा में मिला था, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मैं चंदौली से चुनाव लड़ा था, और पूरी भाजपा लग गई थी कि संजय चौहान को चुनाव नहीं जीतने देना है, क्योंकि वो जानती है, भाजपा जानती है, आरएसएस, कि संजय चौहान की देश की संसद में आने का मतलब कि एक नई जनवादी क्रांति का सूत्रपात होना, फांसीवाद और साम्यवाद के खिलाफ, आरएसएस के वर्ण और वर्ग के खिलाफ, आरएसएस के सामंती सोच के खिलाफ, धार्मिक अंधवाद के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग ज़बरदस्ती मुझे चुनाव हराए। ज़बरदस्ती का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव जीता हुआ था, मेरा रिजल्ट रोक करके मुझे मेरी हार घोषित कर दी गई 10,000 वोट से। लेकिन हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो विचारधारा है, वो लगातार अपना अवलंब खड़ा कर रही है, और आज देश के 2-3 राज्यों में एक मजबूत जनाधार और एक मजबूत जनवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं। और अभी हम लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा का जो एक सोच है, एक नरेटिव है, और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, इस देश को कुछ जो चंद कारपोरेट घराने चला रहे हैं सरकार को, देश की पूरी संपत्ति एक तरह से उनको दान में दी जा रही है। और आपने देखा होगा कि जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश के संविधान के मंदिर में, उस देश की संसद में राजदंड स्थापित करने की क्या ज़रूरत है? राजदंड तो राजतंत्र का प्रतीक है। तो हमें राजदंड की ज़रूरत है कि हमें लोकतंत्र की ज़रूरत है, हमें संविधान की ज़रूरत है? तो भाजपा के इस नैरेटिव के खिलाफ हम लोग बलिया से लेकर के दिल्ली तक की राजदंड पदयात्रा निकाले हैं, और 2 अक्टूबर से यह पदयात्रा शुरू हो रही है। तो ठीक है, उस घटना पे आते हैं। आपने बताया कि 2012 में आप भाजपा में शामिल थे, गठबंधन था। तो क्या दिल का वहम हुआ या दिल में फूट पड़ी कि नहीं, देखिए, हमारी विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में सीधे 36 का आंकड़ा है। लेकिन एक विषय पर हम लोग भाजपा के एक मुद्दे के आधार पर साथ हुए थे कि भाजपा भी यह चाहती थी कि पिछड़े वर्ग के जो 27% आरक्षण है, उस आरक्षण में अति पिछड़ों का आरक्षण अलग कर दिया जाए, ताकि इस आरक्षण का फ़ायदा पिछड़ों की शेष जातियों को मिल सके। और राजनाथ सिंह जब इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बना करके इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। और चूंकि हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो उस समय कभी सपा की बनती थी, कभी बसपा की बनती थी सरकार। तो जो भी सरकारी नौकरियां आती थी, सरकारी नौकरियों पर मैक्सिमम यादव कब्जा कर लेते थे। 27% के आरक्षण को भी टोटल वही खा लेते थे। तो तमाम सारे पिछड़े वर्ग के बच्चों के बीच ये कहीं न कहीं इसके प्रति एक आक्रोश था कि भाई हम तो सवर्ण की छोड़िए, हम तो अपने बैकवर्ड में ही जो सवर्ण है उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो जो 27% का आरक्षण मिला है, वो कम से कम हमारा, जैसे बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा है, वैसे यूपी में भी पिछड़ा पिछड़ा कर दिया जाए, ताकि हमारे हिस्से को बैकवर्ड की दबंग जातियां न खाने पाएँ और पिछड़ों की गरीब जातियों को भी इस आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। तो इस विषय पर हम एक बड़ा जन आंदोलन उत्तर प्रदेश में किए थे, और उस जन आंदोलन का समर्थन राजनाथ सिंह जी ने किया था। और राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि भाई ये जो आपकी डिमांड है, ये जो आपकी सोच है, उस सोच के साथ पूरी भाजपा खड़ी है, तो क्यों ना हम लोग, आप भी आ जाओ, भाजपा से गठबंधन कर लो और साथ मिलकर के चुनाव लड़ो। अच्छा ठीक है, आते हैं उन चीज़ों पे। अभी आपने कहा कि जो सपा है यादव उस पर कब्जा कर लेते नौकरियों पे, और उसी पार्टी के साथ वर्तमान में आप गठबंधन में हैं, तो क्या ये जो सत्यता है, और आपने बोला दबंग पवित्र के जो लोग थे कब्जा कर लेते थे, आप सीधे सपा के यादव वर्ग पे निशाना साध रहे हैं नेताजी? देखिए, उस समय के हालात और इस समय के हालात में बड़ा फ़र्क हो गया है।
बीजेपी जैसे ही आई, 2014 में जैसे सरकार बनी, बीजेपी ने खुद पहले कोई काम नहीं किया, बल्कि बीजेपी की ये तरीका रहा है काम करने का कि वो हर अपना काम कोर्ट से करवा लेती है। तो बीजेपी की सत्ता आते ही एक व्यवस्था बनी कि चाहे पिछड़े और दलित वर्ग का लड़का कितना भी % ज़्यादा मार्क ले ले, लेकिन वो रहेगा पिछड़े और दलित के आरक्षण के दायरे में ही, वो सामान्य में ट्रीट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो बीजेपी ने पिछड़े और दलित वर्ग का जो इंटेलेक्चुअल तबका था, जिसके मार्क्स ज़्यादा आते थे तो वो जनरल में ट्रीट होकर के नौकरी पा जाते थे, उस चीज़ को रोक दिया। तो 50% जो रिजर्वेशन था वो 15% सवर्णों को फिक्स कर दिया और 49% में पूरे पिछड़े और दलित को कर दिया। फिर उन्होंने EWS का 10% आरक्षण दे दिया और वो 10% आरक्षण अब इन्हीं बैकवर्ड और दलितों के हिस्से से लिया जा रहा है। तो बीजेपी की जब सरकार आई तो बीजेपी ने तो बैकवर्ड दलित की आरक्षण की प्रासंगिकता को ही पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया है। आप उत्तर प्रदेश में की नौकरी देखिए या सेंट्रल की नौकरी देखिए, आप किसी नौकरी में आप ये नहीं कह सकते कि 27% का अनुपात इसमें पूरा हुआ है। आप 68,000 शिक्षकों की भर्ती में 20,000 पिछड़ों का हिस्सा मारा गया। तो बीजेपी लगातार अब आरक्षण रहेगा ही नहीं तो हम मांगे किससे और लड़ेंगे किससे। यहाँ तो अपनी कि भाई ज़मीन बचा लो, ज़मीन रहेगी तो हिस्सेदारी की बात कर लेंगे, और बीजेपी तो पूरी ज़मीन को ही ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तो अब लड़ाई हमारी ज़मीन बचाने की है, लड़ाई हमारी आरक्षण बचाने की है, लड़ाई हमारी संविधान बचाने की है। इसलिए अब लड़ाई हमारी बीजेपी से है, हमारी लड़ाई अब सपा और बसपा से नहीं है, क्योंकि सपा और बसपा अब हमारे हकूक़ पर हकमारी नहीं कर रही। अब हमारे अभी देखिए तमाम सारे IASओं की लेटरल एंट्री हुई, उसमें एक बैकवर्ड बता दीजिए। अभी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं, आप उसमें बता दीजिए कि उनमें एक प्रोफेसर बैकवर्ड का हो। तो बीजेपी तो लगातार आरक्षण को ही ख़त्म करती जा रही है। तो इसलिए अब ज़रूरत है, देखिए बीजेपी सत्ता में आई पिछड़ों को आपस में लड़ा करके। 2017 के चुनाव का कैंपेन, 2014 के कैंपेन का आपने देखा होगा यूपी में कि सारे अति पिछड़े जातियों को बीजेपी कहती कि सारा हिस्सा यादव ले गया, और सत्ता में आने के बाद सब सिर्फ यादव ही लेता है। 56 में वो 76 में 56 SDM बन गए सारे यादव, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, एक सुपुगा था, और भड़का करके सारे अति पिछड़ी जातियों का वोट बीजेपी ने ले लिया। लेकिन इससे नुकसान तो समूचा बैकवर्ड और समूचे दलित का हो रहा है। तो अब नैरेटिव आरक्षण का बदला है, अब आरक्षण बचाने की बारी आई है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक साथ होकर। अच्छा, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। जब संविधान बना था तो माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण की बात की थी। क्या लगता है आपको कि ये राजनीतिक खेल खेलने के लिए आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं? मतलब एक शासन में आने के लिए जो अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए कहा था कि 10 साल के बाद एक ख़त्म कर दिया जाएगा या उनकी स्थिति के अनुसार दिया जाएगा। तो और इस समय की जो सिचुएशन है आरक्षण का, और उस समय जो संविधान में एक अहम भूमिका निभाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कहा था 10 साल के लिए वैलिड किया जाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण लाया गया था समाज में पक्षपात और गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए, जातीय भेदभाव ख़त्म करने के लिए, सब जातियों को शिक्षा और नौकरी में उनकी संख्या के अनुपात भागीदारी देने के लिए। तो आप बताइए कि इतने सालों में क्या सबको उसके संख्या के अनुपात में भागीदारी मिल गई? क्या गैर बराबरी बंद हो गई? क्या जातीय भेदभाव ख़त्म हो गए? क्या जातीय उत्पीड़न ख़त्म हो गया? क्या दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र और अछूत का मामला सब खत्म हो गया? आरक्षण की प्रासंगिकता तो उस दिन खत्म होगी जिस दिन सभी जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी समान हो जाएगी। सभी जातियों में शिक्षा और नौकरी में भागीदारी अनुपात में सही हो जाएगी। आप उठा करके देखिए, आप नौकरियों में अनुपात देखिए,
आप सेंट्रल की नौकरियों में शिक्षा नौकरी का अनुपात देखिए, आरक्षण इतने दिन मिले हो गया, तब भी अभी केंद्रीय नौकरियों में आप सचिवालयों में देख लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी में उन पदों को देख लीजिए, अभी तो 27% की जगह पे 7% भी पूरा नहीं हुआ। तो अभी भागीदारी पूरा कहाँ हो पाई, और अगर पूरा हो जाए तो फिर आरक्षण की प्रासंगिकता का मतलब नहीं है। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि आरक्षण एक बार जिस व्यक्ति को मिल जाए उसकी आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। बदलाव इसकी ज़रूरत है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे EWSC हो, अगर उस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार इस विषय पे काम नहीं कर रही है ताकि हर जाति में हर व्यक्ति को आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। तो सरकार को इस पर कदम बढ़ाना चाहिए। अभी गैर बराबरी और असमानता कहाँ ख़त्म हो गई है कि आप आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, बात हम नहीं करें, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था हम उस पर बात करें। अंबेडकर जी ने कहा था तो उन्हें लगा था कि 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया तो वो चालू है। आपकी पार्टी क्या करेगी इसके लिए? हमारी पार्टी तो जनवादी पार्टी और जनवादी विचारधारा में इस बात को पूरी तरह से हम लोग इस बात को मानते हैं कि आर्थिक आज़ादी और आर्थिक समानता 100 से कम न 1000 से ज़्यादा ये विषमता ख़त्म हो और एक तरह की शिक्षा व्यवस्था हो जाए, देश में सबको समान शिक्षा दे दिया जाए। आज अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। शिक्षा देश का निर्माण करती है, और जब शिक्षा में ही 2 तरह की शिक्षा होगी तो 2 तरह का भारत तो बनेगा ही। तो जहाँ असल में भारत का निर्माण हो रहा है, पहले वहाँ तो एक करो, एक तरह की शिक्षा कर दो और एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर दो, धीरे धीरे आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन के आप खिलाफ हैं? हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले सरकार 1 नेशन एंड एजुकेशन की बात करे। अभी सरकार महिला आरक्षण बिल लाई, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में अगर पिछड़ों की महिलाओं के आरक्षण नहीं है तो फिर सांसद और विधायक के पदों पर वही सवर्ण बिरादरी के औरतें लड़ेंगी, उनकी बीवियाँ लड़ेंगी, उनकी बहनें लड़ेंगी चुनाव। सवर्ण बिरादरी के खिलाफ हैं आप? मैं सवर्ण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सवर्ण के खिलाफ ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 33% का आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण में अगर दलित को आरक्षण मिल रहा है तो पिछड़ों का भी आरक्षण होना चाहिए, और अगर पिछड़ों का आरक्षण नहीं है तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ ये अन्याय है और उनके हक पर दूसरे लोग हकमारी कर लेंगे, दूसरे वर्ग के लोग उनकी सीटों पर चुन करके चले जाएंगे। तो इसे आप कैसे रोक पाएंगे? इसलिए महिला आरक्षण बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। हम तभी इस बिल का समर्थन करेंगे और तभी इस बिल को लागू होने देंगे। इसके लिए सड़क पर बड़ा संघर्ष होगा, और सरकार अगर इसको नहीं लाएगी, इस बिल में संशोधन करके पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं देगी, तो भाजपा का जनाधार पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वोट इनको नहीं देगा और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे 2024 में। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? 2019 में मोदी जी कहाँ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? 2019 में इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन के साथ देश की आवाम खड़ी हो गई है। अभी आपने देखा है घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव हुआ। हम लोगों को 57% वोट मिला है और बीजेपी को 37% वोट मिला है। पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, प्रगतिशील सोच के लोग, जो सवर्णों में भी जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश बने, जो नहीं चाहते हैं कि देश में वैमनस्यता पैदा हो, वे सभी सोच के लोग वोट दिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन है, अगर जनता उन्हें चुनती है 2024 के चुनाव में, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा?
इंडिया गठबंधन में बहुत सारे प्रधानमंत्री के पद के चेहरे हैं। ऐसा ना हो कि कुर्सी के लिए मार हो जाए नेताजी। कोई मार नहीं होगी। जब जनादेश मिलेगा तो सर्वसम्मत से एक निर्णय आज एक साथ चलने का हो गया है, तो एक प्रधानमंत्री चुनने का भी निर्णय हो जाएगा। क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ जब गठबंधन से अखिलेश और मायावती की सरकार बनी थी, तो वीआईपी गेस्ट हाउस वाला कांड हुआ, तो जानते ही होंगे आप। तो ऐसी सरकार फिर गिर ना जाए, तो अगर सरकार गिरी तो पूरे देश का एक तरह से बहुत बड़ा हानि होगा। आपसे बताया न कि जब इंडिया गठबंधन का स्वरूप बन गया और तय हो गया कि सब साथ मिल कर के लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन के लोग बैठ कर के यह भी तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और मामला ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने, मामला ये है कि देश में फांसीवाद चलेगा, पूंजीवाद चलेगा, हिंदू मुसलमान चलेगा, कि देश में गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार, समृद्धि, भाईचारा ये चलेगा। परिवार का कितना सपोर्ट रहा था? जैसे आपने पढ़ाई किया, ठीक है, आते हैं क्योंकि जीवन गाथा ही शूट करें। देखिए, ये चीज़ आपसे बता दें जी कि मैं एक मार्जिनल फार्मर किसान का बेटा हूँ, एक सीमांत किसान का बेटा हूँ। और एक किसान अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है कि ये मेरी गरीबी दूर करेगा, पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारी आने वाली जनरेशन ठीक हो जाएगी। ये कोई माँ बाप किसान, गरीब किसान ये नहीं चाहेगा कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके MSc PhD कराएं और वो नेता बन जाए। तो राजनीति में आने के बाद परिवार के लोगों को ये पसंद नहीं था कि मैं राजनीति में क्यों आ गया। तो एक पारिवारिक पिताजी से तनाव लंबे दौर तक रहा, लेकिन चूंकि मैंने अपना रास्ता चुन लिया था कि मुझे इस देश में सर्वहारा वर्ग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित वर्ग के लोगों के लिए, अपनी कौम के लोगों के लिए लड़ना है, उन्हें राजनीतिक रूप से गोलबंद करना है और उन्हें एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक देना है, जो सियासत और राजनीति दे सकती है। इसलिए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाया हमने। तो परिवार का अब सपोर्ट रहता है? स्वाभाविक है, अब तो बच्चे हैं, पत्नी है, जब हम काम ही ये करेंगे तो समझौता तो लोगों को करना ही पड़ेगा। लोगों ने समझौता किया, मैंने नहीं समझौता किया। मैं तो जिस रास्ते पर निकल पड़ा और आज भी चल रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष आगे भी जारी रखूँगा जब तक कि कोई आयाम न मिल जाए पार्टी को। सपा और बसपा के विषय में क्या राय आपकी है, जनवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? देखिए, बसपा की आधारशिला एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन इस समाज में किया है। मैं खुद जिस कौम से आता हूँ, जिस जात से आता हूँ और जितनी अति पिछड़ी जातियों के लोग आज राजनीति में हैं, लगभग उन सभी लोगों को नेता बनाने का काम कांसीराम साहब ने किया है। एक दौर था जब कांग्रेस का दौर था, तो सारे सीटों पर, सारे लोकसभा सीटों पर जो जनरल सीटें हैं, कौन चुन करके लोग आते थे? कौन चौहान, लोहार, कुहार, नाई, बिंद, मलाकर, कश्यप, विश्वकर्मा, इन सब छोटी छोटी जातियों को विधायक और मंत्री बनाने की बात सोचता था? मानवर कांसीराम साहब ने सोचा। ये अलग बात है कि आज उस मिशन को बहन जी ने पूरी तरह से पूंजीवादी बना दिया और मिशन से हट करके मिशन की बात न करके अब धन दौलत बनाने की बातें होने लगी और जिससे बसपा कमज़ोर भी हुई है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए। माननीय नेताजी, सब लोग मंडल की राजनीति को मजबूत किया और पिछड़े वर्ग के आरक्षण दिलाने में इन लोगों का एक बड़ी भूमिका रही है, जो आज पिछड़े वर्ग के लोग हर जगह, हर नौकरी में, चाकरी में, हर जगह सियासत में दिख रहे हैं और सम्मान से सर उठा कर के उस दौरान जीने का हक और जीने का एक तरह से साहस तो इन लोगों ने दिया ही है। तो 2024 में जो चुनाव होने वाला है, किस क्षेत्र से आप सांसदीय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं 2019 के लोकसभा का चुनाव चंदौली से लड़ा था और मात्र 10,000 वोटों से फर्जी मुझे वहाँ चुनाव हराया गया। 4,96,000 वोट मैं पाया हूँ और मैं गठबंधन में अगर मुझे मौका चंदौली से देता है
तो मैं सहजता से चंदौली लड़ करके इस बार जीतूंगा। और अगर अखिलेश यादव जी की मंशा कहीं और से लड़ाने की होगी तो मैं और जगह से भी लड़ करके, मैं जहाँ भी जाऊँगा लोग मेरी विचारधारा और मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं, लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और चुनाव में जीतूंगा। ये ठीक है, आते हैं पार्टी का आपका उद्देश्य क्या? पार्टी आप अगले 10 सालों में, 5 सालों में कहाँ पे देख रहे हैं अपनी पार्टी? देखिए, यह तो तय है कि इस देश में जनवादी क्रांति होना तय है। गैर बराबरी लगातार बढ़ रही है, मध्यम वर्ग लगातार कमज़ोर हो रहा है और समाज में दो तबके का निर्माण हो रहा है, एक अमीर और एक गरीब। और सरकार जिस पैटर्न पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जा रही है, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आते आते मुश्किल से 10 सालों के अंदर लोग दूज उनकी रोटी पा जाएंगे, इसी को विकास समझेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि बेरोजगारी और गरीबी किस हद तक है, लेकिन वो इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि महीने में 2 बार 5 किलो राशन मिल रहा है। अगर ये 5 किलो राशन बंद कर दिया जाए तो गाँव में एक कुछ वर्ग और कुछ क्लास में और आदिवासी इलाकों में ऐसी भूखमरी आएगी कि जिसका अंदाज़ा लोग नहीं लगा सकते। तो निश्चित तौर पर जनता जब पूंजीवाद से परेशान होगी, फांसीवाद से तकलीफ़ में आएगी, उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, तो लोग जनवादी बनेंगे। लोग जनवादी बनेंगे तो जनवादी पार्टी के साथ आएंगे और एक संगठित सामाजिक जनवादी क्रांति 10 सालों में इस देश में हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने का सपना है? स्वाभाविक है, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहेगा? नहीं, बात इसलिए कर है कि एक आपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, जनवाद पार्टी बनाई है तो पार्टी बनाने का मतलब ही यही हो जाता है कि वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं, मैं उन पार्टियों के नेतृत्व को खारिज करता हूं और उन नेतृत्वों के समानांतर हम अपने संगठन और अपने पार्टी को खड़ा करके हम अपनी विचारधारा और अपने उद्देश्यों की सरकार लाएंगे। 27 में चुनाव होगा फिर से, तो क्या आप गठबंधन के साथ रहेंगे या मतलब सपा के साथ गठबंधन करेंगे कि अपना खुद चुनाव लड़ने के लिए आप उतारेंगे? देखिए, अभी 2027 का चुनाव बहुत दूर है, फिलहाल 2024 है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन में हैं और हमारा यह प्रयास है कि देश की सत्ता पर जो फांसीवादी ताकत कब्जा की है, सामंतवादी सोच और पूंजीवादी सोच के आधार पर जो सरकार चला रहे हैं और देश के चंद जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, हमारी सार्वजनिक संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति को लूट करके अथाह धन पशु बन रहे हैं, ऐसी सरकार को रोका जाए और एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए जो सबके बारे में सोचे। ये तो सरकार सिर्फ अपने कुछ साथियों के बारे में सोच रही है, अपने कुछ कारपोरेट सेक्टर के दोस्तों के बारे में सोच रही है। जनता को तो बस 5 किलो राशन और तेल पकड़ा दिया है, सोच रही कि इतने में मस्त रहेगी। लेकिन एक चीज़ आपसे बता दूं कि जो सोच हिटलर की थी कि मुर्गी के पंख को भी निचोड़ डालो, दाना सामने देते रहो, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा। तो ये 5 किलो राशन भी अब मोदी के खिलाफ क्रांति होने से रुकने वाला नहीं है। इस 5 किलो राशन के पीछे की साजिश भी देश की जनता समझ गई है और तेल और नमक पर अब मोदी के साथ चलने वाली नहीं है। 2024 में ही भाजपा सरकार जाएगी। चलिए, उस पर तो और बात करेंगे। आपसे अंतिम, मतलब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनवादी पार्टी को, आपके चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश देश की आवाम से यह निवेदन करूंगा कि लोग विचारधारा की राजनीति करें, जाति धर्म से उठें और जनवादी समझ और जनवादी सोच के लोगों का साथ दें। और मैं अपने लोगों से भी कहूँगा कि भाजपा सरकार के खिलाफ उसके ताबूत में एक अंतिम कील ठोकने के लिए जनवादी ने 2 अक्टूबर से भाजपा के खिलाफ राजदंड पदयात्रा का जो आगाज़ किया है, उसमें सब लोग चढ़ बढ़ करके साथ दें
लखनऊ पहुंचते पहुंचते उस पदयात्रा से ये संदेश प्रदेश में चला जाए कि मोदी जा रहा है और महागठबंधन इंडिया आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जनवाद